नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मेरे साथ एक युवा प्रतिभावान गीतकार, गायक, निर्देशक, लेखक रितेश राजवाड़ा मौजूद हैं। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक स्टूडियो में। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि रितेश की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि जब साहित्य तक स्टूडियो, ये नया स्टूडियो बना है जिससे मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को पता ही है, तो जब इस स्टूडियो का हमने उद्घाटन किया तो इनके समर्थकों ने इतना दबाव डाला सोशल मीडिया पे, उन्होंने इस बात के लिए बाध्य किया हमें कि हम लोग रितेश से बात करें। इसीलिए रितेश को ख़ास तौर पे दिल्ली आमंत्रित किया गया और ये अब अपने प्रशंसकों साथ ही साथ आप सभी के सामने हैं। रितेश, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके नाम के साथ जो राजवाड़ा शब्द है उसका क्या महत्व है और आपको यह जुनून कहाँ से चढ़ा कि मुझे शब्दों में, भावनाओं में, प्रेम में, इश्क में और शब्दों के पीछे भागना चाहिए, उनके साथ खेल खेलना चाहिए? ये सवाल अभी तक किसी ने नहीं किया है। जहाँ तक प्रश्न है शब्दों का, बचपन में पारिवारिक माहौल ऐसा था। जब हम बड़ा सा आंगन था, रजवाड़ा जो शब्द है, रजवाड़े रामपुर एक छोटी सी रियासत थी जी, 84 गांव की, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि 22 नवंबर 1857 को पहली लड़ाई हमारी ज़मीन पे, अवध की पहली लड़ाई कर्नल राउंटन के नेतृत्व में जो सेना आ रही थी अंग्रेज़ों की, उसको रोकने वाले सबसे पहले हम लोग थे। जी, तो जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और चीज़ें चलती थी, तो एक पत्रकार थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम, मैं बहुत छोटा था, यंग था, 20 साल उम्र रही होगी, 21 साल, तो उन्होंने नारे वारे लगाते देखा। तो उन्होंने पहली बार जब नाम छापा तो उन्होंने रजवाड़ा ऐड किया। उन्होंने कहा कि यार इसके तेवर रजवाड़ों वाले हैं। तो वो शब्द जब अखबार में छपना शुरू हुआ तो वहाँ से चले आया। रही बात ज़रूरत की, तो जब हम अम्मा के साथ बड़े से आंगन में खाना खाते थे तो अम्मा अक्सर सुनाती थी क्षेम जी की कविताएं। जौनपुर के बड़े फेमस कवि थे कि प्रिय इस धरा सी हमारी रहो तुम, प्रिय इस हमारे जलद की रहो सुख तटी तुम, तुम्हारे जलद का किनारा रहूंगा। क्या बात है। बाबा के पास बैठते थे, छोटे वाले दादा साहब जीवित थे, अध्यापक थे, इंग्लिश उर्दू के बड़े विद्वान थे, तो वो अक्सर सुनाते थे कि उनकी महफिलों में चर्चा होती थी कि ए दो जहाँ के आली, ए गुलशनों के माली, हर चीज़ में है जाहिर हिकमत तेरी निराली। क्या बात। वो निर्मिति में ना कहीं से चीज़ें आने लगी थी, साउंड करने लगा था, चीज़ें अच्छी लग रही थी। लेकिन जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए तो स्पीच के लिए मुझे बुलाया जाता था, मुझे बात करने के लिए बुलाया जाता था। अरे बहुत जगह ऐसी थी ना जहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ या लेट पहुँचा हूँ तो लोग पूछते थे कि वो लड़का नहीं आया क्या जो तोते की तरह टाइट बोलता है। मैं जीप वीप के बोनट पे खड़े होकर, उस समय मैं दूसरों के शेर पढ़ता था, राजेश राही साहब के पढ़ता था, राज साहब के पढ़ता था, आदम गोडवी साहब के पढ़ता था, लिखने का चस्का लग गया था। तो एक दिन याद समझ में आया कि मैं अपने शेर क्यों नहीं पढ़ता हूँ। वाह, क्या बात। तो फिर समझ में आया कि मेरे अंदर कोटेबिलिटी ही नहीं है, मैं जो लिख रहा हूँ वो पढ़ने लायक, बोलने लायक है ही नहीं है। तब वो भागने की यात्रा शुरू हुई, जो आपने सवाल किया कि कैसे ये ललक जगी कि मेरा लिखा हुआ सुना जाए, पढ़ा जाए। दिन मैंने लिखना शुरू किया और वो मुझे पहली लाइन याद है जो कोटेबिलिटी में थी। जो एक आंदोलन हमने वहाँ पर सुल्तानपुर में हम लोगों ने चलाया था, एक घटना हुई थी, उसमें कप्तान को बंद किया था उनके ऑफिस में 5 घंटे। वहाँ पे मैंने एक 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी, वो बड़ी फेमस हुई थी कि जाकर कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, उनकी गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहली 4 पंक्तियाँ थी, जैसी भी थी, कि मैंने जो अपनी पंक्तियाँ अपने भाषण में प्रयोग की थी। रितेश, आप लोग सुन रहे हैं और यंग हैं, आप जानते होंगे, मैं रितेश से ये बातचीत इसलिए भी कर रहा हूँ कि आप इस शब्दों की ताकत को समझ सकें। आंदोलन से, पढ़ाई से, बचपन में जो इन्होंने सुना उससे दूसरों को सुनाते सुनाते इनके मन में जो ललक जगी। मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आपका पसंदीदा शायर कौन है और साथ ही उस शायरी का भी जिक्र करें, या उस गज़ल या उस नज़्म या उस कविता का जो आपके दिल के बहुत करीब है, और क्यों? पहले हम इस पर बात करते हैं, फिर
आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे शायर हैं। मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब को बड़ा पसंद करता हूँ, दिनकर जी को। मैं तो कहता हूँ कि हर नौजवान को किसी भी क्षेत्र में हो, वो लिखावट में हो, पत्रकारिता में हो, छात्र राजनीति में हो, किसी भी जर्नी में हो, जीवन के किसी भी प्रारूप में हो और सफ़र कर रहे हो, तो उन्हें रश्मिरथी ज़रूर पढ़नी चाहिए दिनकर जी की। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। उनकी उर्वशी की पंक्तियाँ हैं वो ना कि छीनता हो स्वत्व कोई, कुरुक्षेत्र की शायद, छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तब से काम ले पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। क्या बात। या परशुराम की प्रतीक्षा की वो पंक्तियाँ कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। क्या बात। या फैज साहब को जब आप पढ़ते हैं तो करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो ये दो लोग मेरे बड़े पसंदीदा हैं। उस यात्रा में मैंने जिनको बड़ा प्रयोग किया, दम दादा रहे कि जुल्फ अंगड़ाई तबस्सुम चाँद आईना गुलाब, भुखमरी के मोर्चे पर ढल गया इनका शबाब, पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस अहद में किसको फुर्सत है पढ़े दिल की किताब। या एक बड़े अच्छे शायर हैं, वो इतना चर्चित नहीं हो पाए, राजेश रही साहब, पता नहीं क्यों। उनकी बड़ी अच्छी पंक्तियाँ थी कि ना हम सल्फास खाते हैं ना हम फांसी लगाते हैं, ज़रूरत हो तो फिर हम जान की बाजी लगाते हैं। क्या बात। विचारों को कहाँ दुनिया में कोई कैद कर पाया, वो पागल है हवाओं पर जो पाबंदी लगाते हैं। रितेश, ये बताएं कि आपका शायरी के प्रति जो आपकी दीवानगी थी, उसके बाद फिल्मों में आपको बड़े ब्रेक मिले हैं। आपने अभी नेटफ्लिक्स के लिए एक बाहुबली सीरीज पर उसके गीत लिखे, मेजर में आपने काम, उस पर भी लिरिक्स पे काम किया है काफ़ी। ये एक तरफ आपकी कविता में, आपके जीवन में आंदोलन है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उस आंदोलन के बीच दबा हुआ कोई प्रेम का भाव है, और तीसरी तरफ एकदम माया नगरी, आप वहाँ पहुँच गए। उस यात्रा के बारे में बताएं। आंदोलन ना बिना प्रेम के उत्पन्न नहीं हो सकता। जब अंदर कुछ जलता है तभी कुछ उबलता है। तो वो प्रेम आपका साहित्य के प्रति हो सकता है, समाज के प्रति हो सकता है, समस्याओं के खिलाफ लड़ने के प्रति हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है, आपने यात्रा की बात शुरू की, तो ये सही बात है कि मैंने कभी लेखन को एज अ करियर नहीं लिया था। हमारे शहर में बॉलीवुड के बड़े फेमस गीतकार हैं, मनोज मुंतशिर साहब का आना होना था और आईफा जीता था उन्होंने, एक शो था। लास्ट मोमेंट किसी एंकर ने उसे होस्ट करने से मना कर दिया। तो हमें एक दीपक भैया हैं, उनके मित्र हैं और मेरे जीवन में उनका भी बड़ा योगदान है, दीपक सिंह जी। उन्होंने हमें फ़ोन करा कि यार तुम होस्ट कर लो। तो हमको लगा कि मतलब अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के भाषण अलग बात है, ये क्या मैं होस्ट करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई तैयार नहीं है और लास्ट मोमेंट कौन करेगा, तुमको करना है। तो हम भी कुर्ता पैजामा पहन के बढ़िया पहुँच गए, लोग हंस भी रहे थे। वो जब चीज़ें ख़त्म हुई तो मनोज भैया ने हमसे कहा कि यार ये जो तुम बोल रहे थे लिखता कौन है। मैंने कहा लिख के तो थोड़ी बोलते, जो जहन में आया सो बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम अच्छा बोलते हो यार, तुम्हें तो एंकरिंग करनी चाहिए। पहला जो उनका ये आया। फिर समाओ वो हमें फॉलो करने लगे फेसबुक पे, ट्विटर पे। तो वो एक बार अपने घर आए गौरीगंज और उन्होंने हमें फ़ोन करा, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि यार तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हें फिल्में लिखनी चाहिए। तो मैंने कहा भैया फिल्में हमारे लिए देखने वाली चीज़ है, मतलब ये अलग दुनिया है, हम कहाँ पड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, अच्छा राजनीति में रुचि थी। तो उन्होंने कहा देखो सुल्तानपुर से दिल्ली का रास्ता दूर है, मुंबई से आसान है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि चलो तुम्हें इतना ही आता है जितना तुम दिख रहे हो, अगर 5 लीटर ही पेट्रोल है तो 50 किलोमीटर तो गाड़ी चलेगी ना, इतना भी बहुत है, तुम्हें आना चाहिए। फिर उन्होंने ही बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग नेटफ्लिक्स सीरीज़ बन रही थी जिसमें डायरेक्टर्स, क्योंकि तेलुगु के लोग थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो हिंदी समझने के लिए, संवाद के लिए मुझे भेज दिया गया। और मैं ऐसा व्यक्ति था जिसको न तेलुगु आती थी न अंग्रेज़ी आती थी, तो मैं फंस गया। उन्होंने कहा कि यार देखो तुम्हें हिंदी आती है, जिस भाषा में उनको काम करना है, तो गरज उनकी है, तुम जाओ। मैं वहाँ गया और फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हुई कि सेट पे फिर डायलॉग भी लिखने लगे, वो चीज़ें शुरू हो गई। आप लोगों को हमारी बातचीत से और रितेश की इस जीवन यात्रा के बारे में मैं ख़ास तौर पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि चाहे वो मनोज मुंतशिर हूँ या रितेश अभी हूँ, सुल्तानपुर उस तरह से विकसित शहर नहीं रहा है जिस तरह से महानगरों के लोग, या हम इलाहाबाद बनारस की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, पटना की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं। सुल्तानपुर से हो के बम्बई का रास्ता और मुंबई का रास्ता, बॉलीवुड का रास्ता, फिल्मों का रास्ता, नेटफ्लिक्स का रास्ता
भी कठिन नहीं है अगर आपके दिल में जज्बा हो, आपके पास शब्द हों, आपके अंदर भावनाएं हों और कुछ करने की ललक हो। दूसरी बात, भाषा किसी भी तरह से कोई अवरोध नहीं है, बैरियर नहीं है, व्यतिक्रम नहीं है। भाषा आपको सीमा नहीं देती, बल्कि आपके अंदर अगर आत्मविश्वास हो तो आप बिना भाषा को जाने दूसरे लोगों को हिंदी की ताकत से परिचित करा सकते हैं। रितेश ने अपनी बातचीत में अभी यही उदाहरण दिया। अब आप हमें कुछ गीत सुनाएं, अपनी कविताएं कुछ सुनाएं, और जो युवा वर्ग है जो आपको फॉलो करता है, या आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के गांवों में हैं, कस्बों में हैं, छोटे शहरों में हैं, जिनके अंदर कुछ करने की ललक है लेकिन उनको दिशा नहीं मिल रही है, वो लोग कैसे राह पाएं, इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, अगर करने की ललक है तो करना ही एकमात्र काम है, एकमात्र प्रक्रिया है कि आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। और इस बात को किसी रोज़ बैठकर आपको सोच लेना चाहिए। मैं कोई बहुत फिलोसफिकल बात नहीं करूँगा कि मैंने तो ये सोचा और फिर मुझे ये ड्रीम आया। मेरे साथ जो हुआ, मैंने सोचा यार कि देखिए, सब कह रहे हैं कि इसकी भाषा अच्छी है, बोलने जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा तालियाँ मेरी बात करने पर बजती हैं, लोग मुझसे ज़्यादा फ़ोटो खिंचाते हैं, नंबर मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है और इस काम में मुझे आनंद आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको लिखने में आनंद आता है, आपको बात करने में आनंद आता है, आपको पढ़ने में आनंद आता है, तो आपको इस क्षेत्र चुनना चाहिए, उस पर चल देना चाहिए। दूसरी, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाषा बैरियर नहीं है। मैं जिस भाषा का हूँ उसमें रामचरितमानस लिखा गया है। उसी अवधि में रामचरितमानस के लिए, आप तो खुद काशी के हैं, काशी के ब्राह्मणों ने बाबा का तिरस्कार किया, और आज उसी अवधि में लिखे हुए कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम से बाबा का श्रृंगार होता है, बाबा का पूजन होता है। मैं थाईलैंड गया शूट करने, बाहुबली। वहाँ पे एक लड़का था प्रणीत, वो मेरे साथ रूममेट था। वो विशुद्ध तेलुगु वाला व्यक्ति, विशुद्ध अंग्रेज़ी वाला व्यक्ति। और मैं 20 दिन में, मैं आपको बताऊं, मैं फ़ोन लगाता हूं आज भी, और मैं जब उससे, प्रणीत से कहता हूं, बहुत नहीं सीख पाया, पर जब मैं प्रणीत से कहता हूं, का प्रणीत भले बाटा, कहता है भले बाटी, तू बतावा। इतनी अवधि वो भी सीख गया है। तो आपको अपनी भाषा पर, अपनी चीज़ पर, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होना चाहिए और उसके लिए लड़ना आना चाहिए। सब चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। अब आप कुछ सुनाएं अपनी, कुछ जो आप सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें लिख के बहुत चर्चित हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आप जो लिखे हैं कुछ कविताएं सुनाएं, बताएं, ताकि हमारे श्रोताओं को भी पता चले, आपके प्रशंसक आपको सुनना भी चाहते हैं। ये एक मोहब्बत के लिए सबसे शाश्वत बात जो हिंदुस्तान में है, मैं वो 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको कि सारी दुनिया बिसात है साहिब, ये मोहब्बत की बात है साहिब। क्या बात है। सारी दुनिया बिसात है साहिब, ये मोहब्बत की बात है साहिब। दिल धड़कता है मगर डर डर के, बीच में ज़ात पात है साहिब। क्या बात। शेर है कि रिश्ते की हर एक साझा निशानी में रहेंगे, रिश्ते की हर एक साझा निशानी में रहेंगे, बिछड़ेंगे भी तो आँख के पानी में रहेंगे। तू देख भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, कब तक अकेले हम ही कहानी में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश। अब मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि रितेश इस बात की गवाही हैं कि आपके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। ये आज तक साहित्य तक के दफ्तर में हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। मुंबई की इनकी यात्रा हो चुकी है। छात्र आंदोलन से शुरू किया, कभी सोचा नहीं था, फिर भी इनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकें। और आप में भी जो लोग प्रतिभावान हैं, उनका स्वागत है। साहित्य तक स्टूडियो में आइए, कुछ सुनाइए, लोगों से जुड़िए। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।